हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जो अपवाह ड्रेन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन और आंसर की, जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पे यह बुक है और फुल्ली एनसीईआरटी पे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और यार आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर अच्छा लगता है देखने में, कंटेंट बढ़िया है तो लाइक करो, अन्यथा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो कि और इसमें सुधार लाया जाए। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट बार जब वीडियो अपलोड करें तो हम इसमें सुधार करें, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में यार थोड़ा सा मैनेज करो और थोड़ा सा हमको सजेशन दो, ताकि अगले वाले वीडियो में हम सुधार सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 अपवाह ड्रेन सिस्टम से। तो देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस दिखाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में, देखिए यहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट आपको रखा है याद करने के लिए, जिनमें यहाँ पे लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ी जो नदी प्रवाह द्रोणी है वह कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इन तरीकों से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो अमेजन नदी की है, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि धूमाकृतिक पर प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं उस स्थल के भू स्थल की ढाल के अनुसार बहती है। तो ये सारे चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को रिप्लाई करना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस इस प्रकार से, ये सभी आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, शुरुआती के 1-2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बात किया है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। यानी यहाँ पे वृक्ष के समान आपको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये वृक्ष है, तो इस तरीके से वह कौन सी है जो यहाँ पे वृक्ष की शाखाओं के समान अपना प्रणाली को दर्शाता है। ऑप्शन ए में अर्य, ऑप्शन बी में केंद्राभिमुख, ऑप्शन सी में डुमरावकृतिक और ऑप्शन डी में जालीनुमा। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो केंद्राभिमुख है वो अपने जो सहायक नदी है उनकी ये इस तरीके से, यानी वृक्ष की तरीके से इसकी जो सहायक नदियां हैं वह फैली हुई रहती हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बुल्लर झील, ठीक है ना, बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बुल्लर झील है वह मीठे पानी का यह झील है और ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है, यानी नर्मदा नदी कहां से निकलती है। ऑप्शन ए में सतपुड़ा से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट के ढाल से। तो नर्मदा नदी जाहिर सी बात है, यह कहां से निकलते, अमरकंटक से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है। मतलब ये 4 झील आपको दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन लवणीय कहें तो इसमें नमक की मात्रा होगी, याद रखना है। लवणीय का मतलब होता है इसमें नमक का मात्रा होगा। ऑप्शन ए में सांभर, ऑप्शन बी में बुल्लर, यहाँ बलूर लिखा गया, बुल्लर होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डल और गोविंद सागर। तो आपका जो लवणीय झील की बात कर रहा है, तो लवणीय झील आपका कौन सा हो जाएगा, सांभर। और ये सांभर राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, ये राजस्थान में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए में नर्मदा, ऑप्शन बी में गोदावरी, ऑप्शन सी में कृष्णा और ऑप्शन डी में महानदी। तो यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करी गई है, तो ये आपका गोदावरी है, ठीक है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बहने वाली नदी आपको बताना है। ऑप्शन ए में महानदी, ऑप्शन बी में कृष्णा, ऑप्शन सी में तुंगभद्रा और ऑप्शन डी में तापी। तो यहाँ पे भ्रंश घाटी से होकर बहने की बात करा है, तो यहाँ पे आपको दो तरीके की नदी देखने को मिलेगी। एक तो आपका नर्मदा है और सेकंड में आपका तापी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नर्मदा ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, तापी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा ये बता दो कि तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपको उद्गम स्थल बताना है तापी नदी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना होकर के अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और ये सब्जेक्टिव आपको संक्षेप में उत्तर इनका लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पूछा कि जल विभाजक का कार्य क्या है। तो देखो, जल विभाजक का कार्य क्या है कि दो क्षेत्रों को या दो स्थानों को क्या कर देना, बांट देना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती है, जिनमें उनको ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, और इस प्रकार इस उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि यहाँ पे पहाड़ है या यहाँ पे मतलब ये पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से जल आ रहा है, तो इसको मान लो कि ए वाले पार्ट को ए ने विभाजित कर दिया और इस वाले पार्ट को बी ने। तो यहाँ पे ये जो विभाजन करने के साथ साथ ये जो बीच वाला स्थान बचता है, इसी को हम लोग कहते हैं जल विभाजक। इधर का अलग और इधर का अलग, यानी सीधे कह सकते हो बंटवारा, ठीक है ना। इसी को हम लोग जल विभाग, और इसका कार्य एक दूसरे से अलग कर देना, और इनमें आप देख सकते हो पर्वत एवं उच्च भूमि को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो गंगा द्रोणी भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है। सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती है। तो सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील है, ठीक है ना। और आपको ये पता होना चाहिए ये तिब्बत के समीप है। देखिए मानसरोवर झील, ठीक है ना। इस सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, ठीक है। और उसी तरीके से गंगा का जो मुख्य धारा है वो भागीरथी है मुख्य धारा, और एक गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देखिए यहाँ पे हमने भागीरथी को देना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने ये भी दे दिया है कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी है, और ये गंगोत्री से तो निकलती ही है गंगा, आपको पता ही है गंगा गंगोत्री हिमानी से ही निकलती है, लेकिन यहाँ पे हमको देने का मेन रीजन यही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए, ठीक है ना। गंगा के दो मुख्य धारा के आपको नाम बताना है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी बताना है कि ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलती है, ठीक है ना, या मिलकर के गंगा नदी का निर्माण करती है, मतलब कहाँ पे, ठीक है ना। तो उत्तर में हमने लिखा है कि गंगा नदी का दो मुख्य धारा, एक अलकनंदा है और एक सेकंड में आपका भागीरथी है, और एक उत्तरांचल राज्य के, ठीक है ना, ध्यान रखना, उत्तरांचल राज्य के देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, और वहीं से गंगा का यह निर्माण भी कर देती है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, देवप्रयाग नामक स्थान पर। ये कहाँ है, उत्तरांचल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, और अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। यानी जो शुष्क और जो शीत से क्षेत्र होगा वहाँ की जो नदियाँ होगी, वहाँ पे जो बहने वाली नदियाँ होगी, उनमें क्या होगी, सिल्ट की मात्रा बहुत कम होगी, जल तो कम होगा ही, क्योंकि शुष्क होगा तो वहाँ पे तो जल का मात्रा कम होगा ही। तो यही रीजन है, यही कारण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो आपको बताना है। हमने उत्तर में लिखा है कि आपको दो नदी मिल जाएगा प्रायद्वीपीय नदी, एक तो आपका नर्मदा और सेकंड में आपका तापी है।
जो गर्त से होकर बहती है, कहीं कहीं इसको भ्रंश घाटी भी लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ सकते हैं भ्रंश घाटी, ठीक है ना। और एक गर्त, दोनों सेम ही चीजें आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं भ्रंश घाटी, तो कंफ्यूजन में मत पड़ जाना। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दो नदियां हैं, या गर्त से होकर बहने वाली, एक तो नर्मदा, एक तापी है, ठीक है। और ये समुद्र में प्रवेश करने से पहले एस्चुअरी, ठीक है ना, कहीं कहीं इसको डेल्टा भी लिखा हुआ मिलेगा, याद रखेंगे डेल्टा लिखा हुआ भी मिलेगा। तो ये एस्चुअरी का निर्माण करती है। आप लोग कमेंट में जरा बताओगे कि तापी के सहायक नदी कौन कौन से हैं और ये किस ओर से बहती हैं, ठीक है ना। तापी की सहायक नदी कौन कौन सी है और ये किस ओर से बहती हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए, यानी हम लोगों को क्या इससे फायदा है नदियों एवं झील से। तो उत्तर में हमने लिखा है कि नदियों के आर्थिक लाभ, सबसे पहले देख लेते हैं। तो नदियां परिवहन के साधन और अंतर्देशीय जल मार्ग उपलब्ध कराती हैं। नदियां परिवहन का मार्ग, जिससे हम लोग अपने एक देश से दूसरे देश, और आज से हजारों वर्ष पूर्व नदी के द्वारा ही यात्रा की जाती थी, एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश, ठीक है ना। तो एक परिवहन का एक अच्छा साधन है नदी। फिर सेकंड में हमने लिखा है कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जो हम लोग जानते हैं कि नदी द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाई जाती है वो आपका जलोढ़ मृदा होता है, और जलोढ़ मृदा में आपको भी दो तरह के देखने को मिल जाएगा, एक खादर देखने को मिल जाएगा और एक बांगर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे खादर बांगर में क्या है, इसके बारे में हम लोग मिट्टी वाले चैप्टर में बात करेंगे, और एक क्लास 10th में तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं, नदी का लाभ देखें। अब आइए हम लोग 2 पॉइंट देख लेते हैं झीलों का भी लाभ। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि झीलों के लाभ है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग झील का उपयोग करते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं गोविंद सागर, ठीक है ना, गोविंद सागर झील, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि अत्यधिक वर्षा के समय जो झील होती है वह बाढ़ आने से रोकती है। क्यों रोकती है, क्योंकि जब वर्षा की पानी होती है तो इस झील में जाकर के क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। और ये भी है कि झील कई प्रकार के होते हैं, जिसमें गोखुर टाइप के भी हो सकते हैं, लेगुन झील भी होते हैं, मीठे पानी, मतलब बहुत तरह के झील होते हैं। इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगा, और नहीं तो कमेंट में कमेंट करना, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। तो बस यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर से रिलेटेड, और अगर चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।